घाटी ने हिंसा को नकारा, बुलेट की जगह बैलेट पर भरोसा जताया। लोकसभा चुनाव के दौरान लंबी लंबी कतारें, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जम्मू कश्मीर, जी हां, 10 सालों के बाद अब वहां होने जा रहे हैं विधानसभा के चुनाव। उसको लेकर क्या है तैयारी? 370 हटने के बाद से अब तक क्या क्या वो प्रक्रियागत तरीके से आगे बढ़ने में, विकास कर पाने में कामयाबी हासिल हुई है, जिसका दावा बार बार सरकार की ओर से किया जाता है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। अब चुनाव की तारीखें आ गई हैं, 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और तकरीबन 10 सालों के बाद। कितनी बड़ी चुनौती, क्या है आप लोगों की तैयारी? नहीं, 2 बात मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है, ये मैं हर जगह सुन रहा हूं और मुझे लगता है इसमें सच्चाई नहीं है। 2014 में चुनाव हुए थे और कायदे से 2019 में होने चाहिए थे। 18 तक सरकार चली, 18 में सरकार भंग हो गई। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, फिर वो 5 अगस्त 2019 हुआ, जिसमें 370 और 35A एब्रोगेट हो गया। दूसरी बात कि बिना डिलिमिटेशन के चुनाव नहीं हो सकता था। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 5 अगस्त को कहा था, आप वहां से शुरू करिए और उसी सीक्वेंस में चीजें आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, देन असेंबली इलेक्शंस एंड देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए कहा ना कि 30 सितंबर के पहले चुनाव करवा लीजिए। चुनाव की डेट आ गई, तो भ्रांतियां दूर हो गई, मुझे लगता है कि। और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदे सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके, दौरा करके तिथियां घोषित कर दी। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव निष्पक्ष हुए, शांतिपूर्ण ढंग से हुए, उसी तरह से विधानसभा के चुनाव भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को और देश के लोगों को ये भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन निष्पक्षता पर पूरा बल देगा, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, इसको सुनिश्चित किया जाएगा और जिसकी जहां इच्छा है वो आवे मतदान करे, ये व्यवस्था कराई जाएगी। एलजी की शक्तियां जिस तरह से बढ़ा दी गई हैं, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि भैया आप चपरासी की नियुक्ति करने के लिए भी मुझे एलजी का चेहरा देखना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियां घोषित कर दी हैं, तो मैं अपनी सीमाएं जानता हूं, इसलिए मैं किसी की राजनीति पर कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक स्थानांतरण का सवाल है, मुझे भारत के संविधान की पूरी समझ है, मेरे जो अधिकार हैं उनके बारे में मुझे पूरी समझ है। चुनाव आयोग को मैं अच्छे से समझता हूं और जो हमारे विधिक अधिकार क्षेत्र में है वही मैंने किया है। जो लोग संविधान, कानून और नैतिकता की बात करते हैं, मुझे लगता है कि उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसने 370 और 35A के एब्रोगेशन पर जो भारत की संसद ने रुख लिया, उसी राय पर अपनी मुहर लगा दी है। उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसको हिस्सा बनाया है कि वो इसको लागू करेंगे, अगर उनकी सरकार आ जाती है तो फिर से बहाल कर दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहाई की बात उनकी ओर से कही गई है, पीएसए हटाने की बात उनकी ओर से कही गई है। तो ये बड़ी चुनौती बनेगा, क्योंकि पब्लिक के बीच ले जाकर जोर शोर से वो इसका प्रचार करेंगे। 2 बातें हैं, जो राजनीतिक दल हैं उनको चुनाव लड़ना है, वो अपना काम करेंगे। उपराज्यपाल के नाते भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो वैधानिक हैं, जो कानूनी हैं, उनका प्रयोग जरूरत हुई तो मैं करूंगा। राहुल गांधी कल कश्मीर जाने वाले हैं, जम्मू जाने की भी खबर सामने आई है। वहां पर सीटों को लेकर आपस में तालमेल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका हो सकता है, तो राहुल गांधी के इस विजिट को कैसे देख रहे हैं आप? एक तो राजनीतिक दल आपस में किससे तालमेल करते हैं, ये मेरे विचार का विषय नहीं है, न मेरा इससे कोई मतलब है। राहुल गांधी जी पहले भी आए थे, जब अपनी यात्रा लेकर के आए थे,
उनको पूरी सुरक्षा और हर प्रकार की सुविधा दी गई थी। इस बार विपक्ष के नेता के नाते आएंगे तो जो प्रशासन का काम है, उनकी सुरक्षा, उनकी यात्रा को फेलिसिटेट करना, ये सारे काम प्रशासन करेगा। मैं आ जाती हूं महबूबा मुफ्ती के बयान पर। वो फिर से कि आपकी शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल विधानसभा की ताकत खत्म करके नगरपालिका जैसी स्थिति इन लोगों ने बनाकर रख दी है और वो इसको लेकर लगातार घेर रही हैं आपको। राजनीतिक लोग क्या बोल रहे हैं, ये मेरे विचार का विषय इस समय नहीं है। मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूं। बार बार आपके ऊपर राजनीतिक दल, चूंकि अब चुनाव नजदीक है, इस वजह से ये आरोप और ज्यादा बढ़ जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं फेवर वाला काम किया जा रहा है। हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा, कश्मीर में आप लोग इतने कामकाज गिनाते हैं, लेकिन बीजेपी कश्मीर की किसी भी सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतरी, जम्मू से ही जैसा कि वो लड़ती हुई चली आ रही है। तो इस बार विधानसभा में क्या ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी मैदान में? ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है। 6 अगस्त 2020 को भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था और मेरा त्यागपत्र उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वीकृत कर लिया था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई संबंध है। और जो विपक्षी दल इसी को लेकर आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई वो अब आप बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, आप केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड आप बाकी दलों के लिए मुहैया नहीं कराएंगे, इस तरह के आरोप सीधे आपके ऊपर हैं। मुझे लगता है कि लोकसभा के जो चुनाव हुए वो इस बात को प्रमाणित कर सकेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड था कि नहीं, जिसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड था कि नहीं, ये वो तय करेंगे। और केवल वैली की अगर मैं बात करूं तो 50.6% मतदान हुआ, जो स्वयं में एक रिकॉर्ड है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव से आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 3 गुना मतदान प्रतिशत बढ़ गया है। तो देश और दुनिया इसको सराह रही है, लेकिन आप लोग हैं कि दूसरी तरफ ही देश और दुनिया का ध्यान ले जाना चाहते हैं। हमारा तो काम ही है ना, विपक्षी दलों की ओर से जो आरोप लगाया जाए उसका जवाब आपसे लें, क्योंकि आप वहां पे सत्ता में हैं, आपके पास ताकत है। विपक्षी दल जो आरोप लगा रहे हैं उनका काम है, सत्ताधारी दल से पूछिए, मुझसे पूछने का सवाल नहीं मेरा। मैं तो बड़ा दूसरे तरह के काम में लगा हूं। उमर अब्दुल्ला जी बारामूला से लोकसभा का चुनाव हार गए, अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती चुनाव हार गई, लेकिन वहीं बारामूला से एक अलगाववादी नेता इंजीनियर रशीद जो जेल में बंद हैं, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो ये क्या चुनौती है, या आपको लग रहा है कि नहीं ये लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है? लोग किसको मतदान कर रहे हैं इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप हो नहीं सकता है। हाँ, अगर मैं दूसरी दृष्टि से कहूं तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। कुछ स्थानों से इस तरह के लोग चुने गए हैं। मतदाताओं से ये जरूर आग्रह किया जा सकता है कि मतदाता निश्चित रूप से मतदान के पहले इन सब बिंदुओं पर विचार किया करें। अब वैसे आप उपराज्यपाल हैं, लेकिन फिर भी बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में इतने काम किए, जो काम आप भी गिनाते हैं कि 370 हटने के बाद हमने विकास की बिल्कुल वहां पे बयार बहा दी है, बीजेपी उतरी क्यों नहीं चुनावी मैदान में? नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि ये बीजेपी से आपको पूछना चाहिए। मैं बीजेपी में नहीं हूं, न मेरा कोई बीजेपी से वास्ता है। हाँ, ये सच है कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल में निश्चित रूप से वहां विकास भी हुआ है, वहां समृद्धि भी आई है और काफी हद तक शांति भी स्थापित हुई है। और मैं इस पूरे 5 साल को एक ऐसे कालखंड के रूप में देखता हूं जो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इतिहास याद रखेगा, जम्मू कश्मीर के लोग याद रखेंगे। और आम आदमी अपनी मर्जी से जी सकता है, आम आदमी अपनी मर्जी से रह सकता है। ऐसे तमाम कानून जो भेदभाव करते थे, ऐसे तमाम कानून समाप्त हो गए। टूरिज्म अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंच गया। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो भी काफी, मैं समझता हूं कि जो जीडीपी में योगदान रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्सपोर्ट अगर मैं हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की बात करूं तो पिछले कोविड के इम्पैक्ट के बावजूद 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया। स्पोर्ट्स में भी लोग भाग ले रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो कनेक्टिविटी किसी भी इलाके के विकास के लिए बड़ी आवश्यक होती है। तो चाहे वो हाईवे हो या ग्रामीण सड़कें हों। एयर ट्रैफिक की बात करूं तो पहले 5 सालों में 3 गुना बढ़ गया है। देश यही जानना चाह रहा है कि पीओके को लेकर क्या है प्लानिंग भारत सरकार की? कुछ काम विदेश मंत्रालय का है,
मैं समझता हूं कि मैं न पत्रकार हूं न मैं नेता हूं। एलजी होने के नाते आप कुछ तो बताएंगे ना, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजों पर नजर आपकी होगी उस तरफ। जो काम आपके कुछ सीटें भी वहां के लिए जो काम आपके एडिटर इन चीफ का है उसको करने दीजिए, और विशेष संवाददाता एंकर के नाते आप करिए। तो जो काम भारत के विदेश मंत्रालय का है, मुझे लगता है कि वो कॉम्पिटेंट लोग वहां बैठते हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन आगे आने वाले वक्त में क्या पीओके को लेकर कुछ देखा जा सकता है? मैंने कहा कि ये जिसका जिम्मा है वही इस पर बता पाएगा। कश्मीर से आतंकवाद जम्मू में शिफ्ट हो चला है और लगातार वहां पर आतंकवादी वारदातें बढ़ती हुई चली आ रही हैं। कल भी एक खबर सामने आई, तकरीबन ऐसा लग रहा है कि हर हफ्ते हर 3 दिन पर किसी की जान जा रही है हमारे सेना के जवान की। जम्मू में बढ़ते हुए आतंकवाद के पीछे की वजह क्या देख रहे हैं और इस पर रोक लगा पाने में अब तक कामयाबी क्यों नहीं मिल पाई है? मुझे संतोष है इस बात को कहते हुए कि जो स्ट्रेटजी गृह मंत्री जी के नेतृत्व में बनी, उसके कारण वैली में आतंकवाद की कमर टूट गई। वो अंतिम सांसें ले रहा है। जितनी भी तंजीमों का नाम आप जानते हैं, किसी के पास कोई टॉप कमांडर वैली में नहीं बचा है, चाहे वो सिविलियन किलिंग्स हो, फोर्सेस की किलिंग्स हो, वो उसमें भारी गिरावट आई। बंद अब नहीं होता, पत्थर नहीं चलते, हड़ताल नहीं होती, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, ट्रैफिक सब नॉर्मल ढंग से चलता है। कश्मीर की बात जी। नहीं, जम्मू में तो पहले से नॉर्मल से चल रहा था, जैसे देश के बाकी हिस्सों में चलता है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भी लोकल रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है टेररिस्ट का, जो कि रेगुलर प्रक्रिया हुआ करती थी। तो ये जो हमारा पड़ोसी है, इसको ये लग गया कि इस तरह का प्रशासन चला है, इस तरह का डेवलपमेंट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है कि अब वहां के लोगों को गुमराह करके आतंकवादी नहीं बनाया जा सकता। तो उसने इन्फिल्ट्रेशन लोकल लेवल पे बिल्कुल बंद हो चुका है। आप ये कह रहे हैं कि कोई भी मैं यही कह रहा हूं कि लगभग शून्य हो गया है। ठीक है। तो पड़ोसी ने इन्फिल्ट्रेट करा करके विदेशी आतंकवादियों को जम्मू रीजन में भी भेजा, और कश्मीर से भी हमारे सेना के जवानों ने कई इन्फिल्ट्रेशन को असफल किया। लेकिन खासतौर से जम्मू रीजन का जो टेरेन है, रजौरी पुंछ का, पहाड़, जंगल, वैसे ही सांबा कठुआ का जो पुराना रूट रहा है, ये सच है कि इंटेलिजेंसीज की भी सूचना है और हम लोगों को भी मालूम है कि ये विदेशी आतंकवादी एफटी जो है वो दोनों हिस्से से यहाँ आ गए, और वही इन घटनाओं के पीछे वही हैं, सब जानते हैं। उनके पास नाइट विजन कैमरा भी है, अल्ट्रा ट्रेन भी है, उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो हैं वो भी विदेशी हैं, अल्ट्रा मॉडर्न। ये सच है कि जम्मू रीजन में पिछले 15-16 सालों से पूर्णतः शांति हो गई थी। स्वाभाविक रूप से जो डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का था उसमें कटौती की गई, कहीं भी जब शांति आती है। अब गृहमंत्री जी ने एक बड़ी बैठक करके मुकम्मल रणनीति बनाई है। फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट फिर से शुरू हो गया है। हायर रीचेज पर जहां फोर्सेस हुआ करती थी वहां फिर से वो पूरी तरह से, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि एक बार पूरी तरह से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट और अपनी पोजीशन ले लें तो ये चलने वाला नहीं है। क्योंकि जम्मू में ठीक है, जंगल, पहाड़, टोपोग्राफी खराब जरूर है, लेकिन जम्मू के लोग आतंकवाद को कभी प्रश्रय नहीं देंगे। जिस तरह से कश्मीर में सफाया हुआ था, जल्द ही जम्मू रीजन से भी आतंकवाद के फन को कुचला जाएगा। पूरे भरोसे के साथ ये कह रहे हैं आप? पूरे नहीं, जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा भरोसे के साथ तैयारी है सरकार की। जी। जब मैं यहाँ पर आ रही थी आपका इंटरव्यू करने के लिए, जम्मू के कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार का पूरा फोकस कश्मीर पर ज्यादा हो गया है, जम्मू पर थोड़ा कम है। इस तरह का एक परसेप्शन बन रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि यह पूरी तरह निराधार है। और जम्मू के कॉमन मैन को यह पता है कि जम्मू के साथ जो भेदभाव होता था वो पूरी तरह समाप्त हो गया। अब किसी डिपार्टमेंट का या ओवरऑल बजट का आप एलोकेशन देखेंगी तो जम्मू के साथ भेदभाव होने का प्रश्न ही नहीं है। चलते चलते आखिरी के 2 सवाल। पहला एक बार फिर से उसी सवाल पर कि राज्य का दर्जा कब तक मिल जाने की उम्मीद है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं। और उपराज्यपाल के तौर पर सबसे बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर को लेकर आप क्या देखते हैं खुद के लिए? एक तो मैंने पहले ही बता दिया है कि राज्य का दर्जा
देश की संसद में गृह मंत्री जी ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई मंचों पर, अभी जब योगा डे पर जब वो श्रीनगर गए थे 21 जून को, तो 20 जून के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जल्द चुनाव हो जाएंगे और यहाँ के लोगों के राज्य की मांग भी पूरी की जाएगी। गृहमंत्री जी ने भी कहा था अप्रोप्रिएट स्टेटहुड विल बी इंश्योर्ड एट अप्रोप्रिएट टाइम, और यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी भारत सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा है। तो अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो निश्चित रूप से हो जाएगा, इसमें किसी को संदेह करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मेरे लिए चुनौती का जहां तक सवाल है, पिछले 4-5 वर्षों में इतने लैंडमार्क स्टेब्लिश हुए हैं कि मैं कोई ऐसी बड़ी चुनौती नहीं देखता हूं जिससे निपटा नहीं जा सकता है। हाँ, एक बात मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए, स्वच्छ हुए, ये आरोप फिर नहीं लगना चाहिए। कभी कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 2 तरह के विधायक हैं, एक जनता का विधायक है, एक खलीग का विधायक है, वो कलेक्टर हुआ करता था। तो मैं समझता हूं कि इस तरह का आरोप विरोधी भी न लगा सके ऐसा चुनाव कराना और शांतिपूर्ण वातावरण जम्मू कश्मीर में कायम रहे, जम्मू कश्मीर समृद्धि और विकास के रास्ते पर बढ़े, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका मनोज सिन्हा जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस बेहद खास इंटरव्यू के लिए। ये इंटरव्यू इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहला इंटरव्यू उपराज्यपाल जी केसी चैनल के साथ कर रहे हैं। चुनौतियां कई हैं, उन चुनौतियों से पार पाना है, लेकिन उनको पूरी उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में तमाम वो रिकॉर्ड टूटेंगे वोटिंग के जो हमने अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान देखा है, और नया जम्मू कश्मीर खूबसूरत तरीके से तरक्की की राह पर आगे की ओर बढ़ता हुआ। आगे क्या रहती है वहां की परिस्थिति, इस पर रहेगी आज तक की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। Just came around to say hello. I'm so fly. You took a nosedive. Careful when you play on my level. For you it's so. Hey, hello. Motorola Razr 50 Ultra. Flip the script. Hello, Moto. दीदी ने फिर